So first of all, hello guys, I am Shivam. तो today I will be teaching you the topic dynamic programming. बेसिक पहले बताऊंगा. तो सबसे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ दे देता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड. तो करंटली मैं एज ए इंटर्न काम कर रहा हूँ अब ग्रेड में. प्रीवियसली मैं सेकेंड ईयर में कुछ 2 इंटर्नशिप किए थे स्टार्टअप्स में. मैं अपने थर्ड ईयर में हूँ. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर बिना किए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, डीपी, पहला वीडियो. तो सबसे पहले आज छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं डीपी का एकदम बेसिक ही बताऊंगा. और सबसे पहले डीपी का बेसिक जानने के लिए मैं आज फिबोनाची सीरीज़ का एग्जांपल लूँगा. तो फिबोनाची में आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि फिबोनाची होता क्या है. तो फिबोनाची सीरीज़ ऐसा होता है जिसका कोई भी टर्म अगर मैं लूँ तो उसके प्रीवियस टू जो टर्म है उसके सम के इक्वल होता है. मतलब अगर मैं ये मेरा फिबोनाची ऑफ 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, अगर मैं सीरीज़ लिखना चाहूँ तो मेरा जो थर्ड टर्म होगा वो मेरे फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 के इक्वल होगा, जो कि 2 होगा. तो फिबोनाची सीरीज़ सिंपल यही होता है. तो इसमें ये बेस्ट एग्जांपल है शुरू करने के लिए डीपी को. इसमें मैं आपको डीपी के दोनों तरीके बताऊंगा और बाद में उसको ऑप्टिमाइज भी करके दिखाऊंगा. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं फिबोनाची सीरीज़ लिख देता हूँ कुछ टर्म्स तक. तो अगला टर्म जो आएगा वो मेरा 5 आएगा, उसके बाद मेरा 8 आएगा. हैंड राइटिंग को छोड़ देना. हाँ, तो मेरे फिबोनाची ऑफ सीरीज़ ये 4, 5, 6 ऐसे चलते रहेगा. तो सबसे पहले डीपी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, और डीपी हम कहाँ पे लगा सकते हैं. तो कभी भी अगर हम ऐसा देखें कि हमारा कहीं पे रिकर्जन लग रहा है और हम वहाँ पे ऐसा ट्री देखते हैं जो कि ओवरलैप हो रहा है. डीपी को लगाया तब जाता है, टेक्निकली बोला जाता है कि जब भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होता है तो हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम में डीपी लगाते हैं. पर ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. तो जब भी हम रिकर्जन लगा रहे हैं और अगर हम सेम पर्टिकुलर सेम नंबर को बार बार उसमें रिकर्जन लगा के बार बार रिकर्जन कॉल जा रहा है और सेम नंबर में जा रहा है जिसका सेम ही आंसर आने वाला है, तो उस समय हम उसको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम बोलते हैं. मैं एक बार इसका ट्री आपको बना के दिखा देता हूँ. ओके, या तो एक न्यू पेज में बना लेते हैं. तो अगर मैं फिबोनाची ऑफ 5 की बात करूँ यहाँ पे, तो फिबोनाची ऑफ 5 क्या होगा. तो सबसे पहले पहला कॉल जाएगा मेरे फिबोनाची ऑफ 4 को, दूसरा कॉल जाएगा फिबोनाची ऑफ 3 को. तो क्योंकि ये दो सम का इक्वल होता है तो इसमें से मेरा एक आंसर रिटर्न होगा, मैं टर्म 3 में से एक आंसर रिटर्न होगा. और फिबोनाची ऑफ 5 का इक्वल, फिबोनाची 5 का रिजल्ट होगा मेरा फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3. तो यहाँ से ये टर्म तो डिराइव हो गया कि फिबोनाची ऑफ, अगर मैं n की बात कर रहा हूँ तो मेरा फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2 के इक्वल होगा. ठीक है. तो अभी इसका कुछ बेस केस होगा, वो सब हम देख लेते हैं बाद में. तो मैं इतना आपको यहाँ पे बता देता हूँ. अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा अगर रिकर्जन ट्री ऊपर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 4 को कॉल जाएगा. 4 सबसे पहले 3 को कॉल लगाएगा और 3 मेरा पहला कॉल लगाएगा 2 को. 2 मेरा पहला कॉल लगाएगा 1 को. सॉरी, 2 मेरा पहला कॉल लगाएगा 1 को. तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके बेस केस की, तो हम 3 टर्म ले लेते हैं क्योंकि हमको सबको पता है कि नेचुरल नंबर के हम नीचे जाने नहीं वाले, हम 0 के नीचे नेगेटिव नंबर में हम जाने नहीं वाले. तो फिर हम इसमें 3 टर्म ले लेते हैं जहाँ पे बेस केस मेरे को अगर पहचानना हो. तो पहले 3 टर्म मेरे जो होंगे वो 0, 1 और 2 का अगर मैं निकालना चाहूँ फिबोनाची, तो अगर हम 2 से बात करें तो फिबोनाची ऑफ 2 की इक्वल होगी फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, जो कि दोनों ही पॉसिबल है. तो फिबोनाची ऑफ 2 निकल जाएगा. पर वही अगर हम बात करें फिबोनाची ऑफ 1 की, एक मिनट. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिबोनाची ऑफ 1 की, तो मेरा फिबोनाची ऑफ 0 जो कि पॉसिबल है निकालना, प्लस फिबोनाची ऑफ -1 जो कि नॉट पॉसिबल है. वही अगर मैं हम 0 की बात करें तो फिबोनाची ऑफ 0 का वैल्यू होगा फिबोनाची ऑफ -1 प्लस फिबोनाची ऑफ -2. तो हमको ये तो पता चल गया कि हम फिबोनाची ऑफ 0 और -1 और 0 और 1 में हम कॉल नहीं लगा सकते क्योंकि इनका जो टर्म डिपेंड करता है वो नेगेटिव नंबर में डिपेंड करता है जिसका फिबोनाची निकलता नहीं है. तो इसको हमको अलग से हैंडल करना होगा. और क्योंकि हम सबको पता है रिकर्जन में कोई भी एक ऐसा केस आता है जो हमारे रिकर्जन से बाहर चले जाता है, हम उसको बेस केस पे अपना हैंडल कर लेंगे इफ एल्स लगा के. तो सबसे पहले लगाने के लिए मैं ये बता दूं, फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है जो कि स्टार्टिंग टर्म माना जाता है, और फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है, ये भी स्टार्टिंग टर्म माना जाता है. तो हम इन दोनों को अपने बेस केस में अलग से हैंडल कर लेंगे. तो चलो हम पहले थोड़ा सा कोड लिख के ले आते हैं, इसको नीचे कर लेता हूँ. तो हाँ, तो सबसे पहले तो मेरे को नंबर लेना होगा, तो मैं स्कैनर बना देता हूँ. ओह सॉरी, ये क्या हो गया.
स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो पहले नंबर का जो मेरे को इनपुट दिया जाएगा वो मेरे को टर्म डिफाइन करेगा कि मेरे को कौन से नंबर की फिबोनाची निकालनी है। तो इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अभी हम एक अपना अलग से फंक्शन बना लेते हैं जो कि मेरा फिबोनाची के नाम से ही होगा। तो पब्लिक स्टैटिक जो मेरा इंट रिटर्न करेगा और ये जो भी रिटर्न करेगा मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट सिस आउट करवा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं अपने फिबोनाची को कॉल लगाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको नंबर पास करूँगा, जो भी इससे आंसर आएगा हम उसको डायरेक्ट ही रिटर्न कर देंगे। तो इंट फिबोनाची को हम लगाएंगे, मेरे को पैरामीटर में एक इंटीजर पास किया जाएगा जिसको मेरे को फिबोनाची निकालना है। तो हमने इतना देख लिया था कि फिबोनाची का कोई भी टर्म का फिबोनाची क्या हमारा होता है, फिबोनाची ऑफ उसका प्रीवियस टर्म प्लस उसके सेकेंड प्रीवियस टर्म। तो हम इसको एक बार लिख देते हैं एक बार कि यहाँ पे अगर मेरे को इंट मेरा प्रीवियस टर्म का जो वैल्यू होगा वो मेरा होगा फिबोनाची ऑफ n माइनस 1। ये जो मेरा आंसर आएगा ये मेरा फर्स्ट प्रीवियस टर्म होगा। इसी की तरह मेरा सेकंड प्रीवियस टर्म हम निकाल लेते हैं। तो सेकंड प्रीवियस टर्म इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n माइनस 2। तो इसमें से मेरा जो सेकंड वैल्यू सेकंड प्रीवियस टर्म की वैल्यू आ जाएगी और मेरे को सिंपली रिटर्न क्या करना है, जो मेरा पहला प्रीवियस टर्म है प्लस मेरा जो सेकंड प्रीवियस टर्म है। तो ये मेरा बेसिक सा कोड हो गया जो कि मेरे को अप टू अगर मैं 2 से ऊपर कोई भी वैल्यू देता हूँ तो मेरे को इसका आंसर दे देगा। अच्छा, अब मेरा अलग से जो बेस केस की मैंने बात की थी तो मैं यहाँ पे पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अलग से हमको 0 और 1 को अलग से हैंडल करना होगा जो कि बेस केस में आता है। अच्छा, हम फिबोनाची ऑफ 0 के वक्त हम 0 ही रिटर्न होता है क्योंकि 0 इसका आंसर होता है। फिबोनाची ऑफ 1 का आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 0 और 1 के केस में अगर 0 है तो 0 रिटर्न करना है, 1 है तो 1 रिटर्न करना है। तो अगर मैं फिबोनाची ऑफ 0 के लिए आ रहा हूँ तो 0 रिटर्न कर देना है। तो इसको हम हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे कि इफ़ मेरा जो n है अगर वो मेरा 0 हो या फिर वो n मेरा 1 हो तो मेरे को इसको यहाँ पे पहले रिटर्न कर देना है। रिटर्न, अच्छा मेरे को रिटर्न क्या करना है, 0 के केस में 0 है, 1 के केस में 1 है। मतलब मेरा जो भी वैल्यू आ रहा है n अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो मेरे को 0 रिटर्न करना है, 1 के इक्वल आ रहा है तो 1 रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे हम सिंपल n को रिटर्न कर सकते हैं। मतलब अगर n 1 है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, 0 है तो 0 रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप इसमें कोई गलती नहीं है। और हाँ, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो फिर लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ इनपुट में 5 का। तो 5 का 5 आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है। तो ठीक है, ये कोड सही चल रहा है। हम इस कोड को उठा के ले आते हैं, एक मिनट। हम इस कोड को एक न्यू पेज में उठा के ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसके हिसाब से हम एक बार रिकर्जन ट्री बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि इसके हिसाब से क्या रिकर्जन ट्री बनेगा। तो लेट्स से कि मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपना लिख लेते हैं हम फिबोनाची क्या होता है। इसको कैमरा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, तो पहला टर्म 0 होता है, दूसरा टर्म 1, 1, 2, 3 एंड 5 एंड सो ऑन। तो अभी मैं फिबोनाची ऑफ 5 निकालने आया हूँ जिसका आंसर 5 है जो कि आ रहा है। मैं एक बार इसको ट्राई रन कर लेते हैं कि कैसे आया है वो। सबसे पहले हमारे यहाँ से आया इंटीजर में 5। तो बेस केस में तो हिट नहीं करेगा, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। तो वो बेस केस में हिट नहीं किया, पहला लाइन चलेगा वो 4 को कॉल लगा देगा। अच्छा, दूसरा लाइन चलेगा 3 को कॉल लगा देगा, फिर से पहला लाइन चलेगा वो 2 को कॉल लगा देगा, फिर से पहला लाइन चलेगा जो कि 1 को कॉल लगा देगा। अच्छा, 1 में कॉल लगते ही इंटीजर में 1 आएगा रिकर्जन में। हम पहले ही आते ही बेस केस में हिट कर जाएंगे तो 0 को कॉल नहीं लगेगा। अच्छा, 1 के केस में मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया 1, तो मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर देता हूँ 1। तो 1 के केस में 1 रिटर्न हो गया। अच्छा, ये जो सेकंड था इसका मैंने पहला लाइन चला दिया था, अब हम इसका दूसरा लाइन चलाते हैं। दूसरा लाइन से क्या होगा, सिंपल, दूसरे लाइन से n-2 को कॉल लगेगा और 2 - 2 0 होता है तो यहाँ से 0 को कॉल लग गया। अच्छा, 0 के केस में फिर से नेगेटिव नंबर में कॉल लगेगा नहीं, बेस केस में आ गया, हिट किया, यहाँ से मैंने 0 ही रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 अपने तीसरे लाइन से रिटर्न करेगा जो यहाँ से रिटर्न हुआ जो कि 1 है, यहाँ से रिटर्न हुआ जो कि 0 है, तो 1 यहाँ से रिटर्न कर देगा 1 + 0 = 1। अच्छा, ठीक है। इसके बाद
3 का पहला लाइन चल चुका था जिसने 2 को कॉल मारा था, अब इसका दूसरा लाइन चलेगा, तो 3 - 2 इज़ 1, तो यहाँ से 1 को कॉल चले जाएगा। ठीक है, 1 बेस केस में हिट करेगा और 1 यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा। अच्छा, तो यहाँ से 3 का रिटर्न करेगा, यहाँ से 1 रिटर्न आया, फिबोनाची ऑफ 2 ने 1 रिटर्न किया, फिबोनाची ऑफ 1 ने भी 1 रिटर्न किया, तो फिर यहाँ से 1 + 1 करके 2 करके फिबोनाची ऑफ 3 जो मेरा 2 होता है, इसने 2 रिटर्न कर दिया जो कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अच्छा अभी हम आगे चलते हैं। 4 ने पहले हमारा कॉल मार चुका था 3 को, दूसरा कॉल मारेगा 2 को। यहाँ पे एक चीज़ देखने का है कि 2 अभी फिर से 1 को कॉल मारेगा, पहले लाइन के हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पे पहले लाइन में हिट करेगा, ये 1 को कॉल मारेगा, 1 से रिटर्न होगा बेस केस में आके 1, और ये फिर से 0 को कॉल मारेगा और 0 से रिटर्न होगा 0। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम की मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने 2 को कॉल मारा, तो यहाँ पे तो हम पहले को 2 का आंसर निकाल चुके थे। अगर हम देखें तो 2 ने पहले 1 को कॉल मारा था, उसने 0 को कॉल मारा था, तो यहाँ पे हमारे पास पहले ही 2 का रिटर्न आंसर आ चुका था, पर हमने फिर से 2 को कॉल मारा, तो यहाँ पे हमारा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आता है कि हमने पहले ही 2 का आंसर निकाल लिया था, पर हम फिर से 2 का आंसर निकाल रहे हैं, जो कि हमारा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये हमारे अनएक्सपेक्टेड कॉल है जिसको हम बचा सकते थे अगर हम बचाना चाहते तो। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसने 4 को कॉल मारा, अगले लाइन से 5 हमारा कॉल मारेगा 3 को, पर यहाँ से ये 3 का पूरा ट्री में बना चुका हूँ, जिसने पहले ही एक आंसर रिटर्न किया है, मैं वापस से इसको क्यों ही कॉल मारूंगा, वापस से ये पूरा मैं खिचड़ी क्यों पकाऊँ। तो फिर अगर मैं देखूँ न्यू पेज में आ जाते हैं, यहाँ पे हम फिर से इसी कोड को उठा के ले आते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने प्रीवियस पेज में हमने ये देख लिया था कि हम यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम सेम ही कॉल बार बार मार रहे हैं, जो कि मारने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा टाइम ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जब 3 को मैंने पहली बार कॉल मारा, अभी मैं अगर इसकी बात करूँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, तो यहाँ पे हर एक नंबर के लिए 2 कॉल जा रहे हैं, हर एक नंबर के लिए 2 कॉल जा रहा है, और नंबर मेरा n के इक्वल है, तो यहाँ पे n की पावर 2 हो जाएगा मेरा इसका टोटल नंबर ऑफ मेरे जितने कॉल्स लग रहे हैं। अच्छा, अभी मैं इसको अगर मिनिमाइज करना चाहूँ तो मैंने देखा कि मैं पहली बार ही अगर किसी को कॉल मार रहा हूँ और उसका पहले बार भी अगर मैं फिबोनाची ऑफ 2 निकाल रहा हूँ तो उस समय भी वो 1 ही आएगा, मैं अगली बार भी 2 निकाल रहा हूँ तो 1 ही आएगा, तो मैं पहली बार ही जब 2 निकाल रहा हूँ मैं उसको क्यों ना एक जगह स्टोर कर लूँ, जहाँ पे अगली बारी मैं कॉल मारने से पहले चेक कर लूँ कि अगर मैंने उसको पहले ही निकाला है तो मैं डायरेक्ट ही उसका आंसर ले लेता हूँ, वापस से कॉल नहीं लगाता हूँ। तो चलो हम जितना समझ पाए हम उसको देख लेते हैं कि इस पेज में अगर मैं एक एरे बना लूँ, ठीक है, तो नॉर्मली डीपी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मेमोराइजेशन, एक होता है टैबुलेशन। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 99% केस में मेमोराइजेशन में हमारा रिकर्जन लगता है और ये हमारा इटरेटिव होता है टैबुलेशन में हम बताऊं तो सबसे पहले 0 की बात करते हैं, उसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे बॉटम अप अप्रोच होता है। वहीं हम टैबुलेशन की बात करें तो सबसे पहले मेमोराइजेशन की बात करें तो सबसे पहले मैंने 5 को कॉल लगाया था, फिर मैं 4 को लगा रहा हूँ, फिर मैं 3 को लगा रहा हूँ, तो हमारे ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया कि हमने सबसे पहले 5 को कॉल लगाया, फिर 4 को, 3 को, 2 को, 1 को। अच्छा, ज़्यादा अंतर है नहीं दोनों में, दोनों को इसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को। हाँ ठीक है, तो हमको ये तो समझ में आ गया कि हमको कहीं पे तो अपना आंसर हम अगर स्टोर कर ले कि हम अगली बारी आने से पहले, अगली बारी में अगर 2 को कॉल लगाऊं तो मैं पहले चेक कर लूं कि मैं 2 को पहले भी कॉल लगाया था तो उसका क्या आंसर आया था, मैं डायरेक्ट वही रिटर्न कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा, मेरे एक्स्ट्रा जो कॉल लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे। जैसे इस केस में अगर मैं 5 को कॉल लगा रहा हूँ तो 5 4 को कॉल लगाएगा, यहाँ पे मैं 5 साइज का एरे बना लेता हूँ एक बार, तो ये 0 1 2 3 4, मैं यहाँ पे ये स्टोर कर लूँ कि मैं जब पहली बारी 0 को कॉल मारा तो उसका आंसर क्या आया, पहली बारी 1 को कॉल मारा उसका आंसर क्या आया, फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 3, फिबोनाची ऑफ 4 का अगर मैं वैल्यू स्टोर कर लूँ तो अगली बारी मैं 4 में जाऊँ तो कॉल लगाने से पहले ही मैं इसी आंसर को रिटर्न कर दूँ कि मेरे को वापस से कॉल नहीं लगाना पड़े। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे 4 में आया, तो पहली बारी 4 में आ रहा हूँ, 4 में देख रहा हूँ कि 0 है, मतलब अभी तक मैं 4 को एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, तो मैं 4 को एक्सप्लोर करूँगा, मैं इसमें से 3 का कॉल लगाऊंगा, फिर मैं 2 का लगाऊंगा, फिर मैं 1 का लगाऊंगा। अच्छा, 1 ने बोला कि मैं ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ कि मैं 1 मेरा बेस केस में आया, 1 मेरे यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, तो अगली बारी मैं फिर से बेस केस में ना आ जाऊँ, इसके लिए क्योंकि 1 ने मेरा 1 रिटर्न किया है, मैं 1 में 1 स्टोर करवा लूँ। दूसरे तरह से कर लेते हैं, अगली बारी समझ में आएगा कि मैंने 1 में 1 स्टोर करवा लिया कि अगली बारी अगर मैं 1 में आ रहा हूँ तो मेरा वही 1 रिटर्न हो जाए
और मैं वापस से कॉल नहीं लगाऊँ, ठीक है। अभी इसका दूसरा लाइन चलेगा, दूसरा लाइन मेरा 0 को कॉल लगाएगा, तो 0 मेरा 0 रिटर्न करेगा, मैं उसको 0 में स्टोर करवा लूँ। 3 मेरा यहाँ से 2 रिटर्न करेगा 1, 2 ने मेरा 1 रिटर्न किया, तो मैं फिबोनाची ऑफ 2 में जाके 1 अगर स्टोर करवा लेता हूँ कि अगली बारी मैं वापस से 2 को वापस से 1 और 0 में कॉल नहीं लगाऊंगा, मैं फिबोनाची ऑफ 2 में जाऊँगा। अगर वो मेरा नॉन जीरो है, इसका मतलब मैं उसका आंसर निकाल चुका हूँ। अगर वो नॉन जीरो है, मैं वापस बताता हूँ, अगर वो नॉन जीरो है, अगर वो जीरो नहीं है, इसका मतलब मैं उसका आंसर निकाल चुका हूँ पहले ही, तो मैं डायरेक्ट उसी को क्यों ना यूज़ कर लूँ। सिमिलरली अभी मैं 3 2 को कॉल लगा लिया था, अब मेरा 3 1 को कॉल लगाएगा, यहाँ से 1 रिटर्न होगा, अब यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, यहाँ से 1 रिटर्न हुआ था, तो 3 मेरा 2 रिटर्न करेगा। अच्छा, 3 अभी नॉन जीरो है, तो क्यों ना मैं 3 में 2 स्टोर कर लूँ कि अगली बारी मेरे को वापस से कॉल मारने की ज़रूरत ना हो। अभी मेरा 4 है, तो 4 में मेरा 3 को कॉल मारा था, मेरा 4 कॉल मारेगा 2 को। पर कॉल मारने से पहले ही मैं अगर चेक करूँ कि भाई मैं 2 का तो मैं पहले आंसर निकाल चुका हूँ जो कि है 1, तो मैं बिना कॉल लगाए मैं यहाँ से 1 रिटर्न कर दूँ कि फिबोनाची मैं 2 से 1 और 0 का कॉल लगा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा 1 पहले से एक्सप्लोर में कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही 1 जो मेरे एरे में स्टोर है, मैं वही वैल्यू रिटर्न कर दे रहा हूँ, और यहाँ से 4 रिटर्न करेगा मेरा 3, जिसको मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँ अपने एरे में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखने का है कि मेरे को अभी फिबोनाची ऑफ 5 भी स्टोर करना है। तो फिबोनाची ऑफ 5 के लिए मेरे को हर बारी n+1 का एरे, ये आपको डायरेक्ट करते हुए पता चल जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे एक और एलिमेंट चाहिए होगा जो कि 5th एलिमेंट हो, क्योंकि मेरे को 5 का भी वैल्यू स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 का वैल्यू के लिए एक और अपना इंडेक्स बना लिया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू हो 0। अच्छा, मेरा 5 ने 4 को कॉल लगा दिया था, अब मेरा एक कॉल लगाएगा 3 को। पर 3 को कॉल लगाने से पहले मैं देख रहा हूँ कि मेरा 3 ने पहले ही आंसर मेरा 2 दिया था, और वो मेरे पास पहले से है। तो बिना मैं 3 को कॉल लगाए मैं यहाँ से डायरेक्ट ही 3 का जो आंसर है 2, अगर मैं उसको रख लूँ, अगर मैं उसको स्टोर करवा लूँ, तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट 2 + 3 करके मैं 5 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे अपने जो एक्स्ट्रा रिकर्जन कॉल लग रहे थे, जो मैंने पहले आंसर निकाल लिया था, उसको वापस से कॉल नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बिना कॉल लगाए वापस से मैं उनका वैल्यू एरे से निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे रिकर्जन के कॉल बच जा रहे हैं। यहाँ पे कितने कॉल लगे मेरे, 5 ने 4 को लगाया, 3 को लगाया, 2 को लगाया, 1 को लगाया। एक बार ही मैंने एक एक करके सबको एक्सप्लोर कर लिया, तो उसके बाद मैं वापस से उनमें नहीं जा रहा हूँ। तो हमने सक्सेसफुली इसको O ऑफ n में रिड्यूस कर दिया है। हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया O ऑफ n+1 का, जो कि O ऑफ n ही माना जाएगा। O ऑफ n का स्पेस लिया हमने सक्सेसफुली अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ n में रिड्यूस कर दिया। इसके लिए डीपी यूज होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डीपी हम तब यूज़ करते हैं जब हमने पहले ही किसी का आंसर निकाल चुके हैं, हम उसका आंसर फिर से नहीं निकालना चाहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जितना भी ये सब किया है उसको मैं एक बार कोड करना चाहूँ, तो कोड में क्या होगा कि मैं एक एरे ले लूँगा, जहाँ पे मैं पहली वैल्यू स्टोर कर लूँगा अपने रिटर्न करने के पहले, और कॉल लगाने से पहले चेक कर लूँगा कि अगर वो वैल्यू पहले से है तो मैं वापस से कॉल नहीं लगाऊंगा। तो मैं अपने डेस्कटॉप में चलता हूँ। हाँ, तो हम कोड करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमने एक इंटीजर दे रहे हैं, पर अभी हमको इसके साथ एक स्पेस की भी ज़रूरत होगी जहाँ पे हम अपने प्रीवियस वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे। पहली बारी हम कॉल मारने जा रहे हैं, हमने वैल्यू स्टोर कर लिया, अगली बारी हमने कॉल मारने से पहले चेक कर लिया। तो हम यहाँ पे एक इंटीजर बना लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं। तो ये आया इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, यहाँ पे एक साइज़ हमने देखा था एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको n की वैल्यू भी स्टोर करनी है। अगर n की वैल्यू 5 है फॉर एग्जांपल, तो मेरे को 5 की वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब मेरे को 5th इंडेक्स चाहिए। तो 5th इंडेक्स के लिए n+1 का मैंने एक एरे बना लिया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक एरे भी पास कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा एरे भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू रिटर्न करने से पहले मैं जहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, मैं कॉल मारने से पहले हमने ये देख लिया था कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट तो हर इंडेक्स में 0 पड़ा होगा। अगर मैं उसको एक्सप्लोर नहीं किया हूँ पहले, तो मेरा वहाँ पे 0 पड़ा होगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे पहले 0 पड़ा होगा। पर जैसे ही मैं उसको पहली बार एक्सप्लोर कर लूँगा तो मैं वहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दूँगा, तो वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा, और अगली बार मैं उसमें कॉल नहीं लगाऊंगा। तो मैं इसको यहाँ पे ही चेक कर लूँ कि अगर मैं एरे ऑफ n में मेरा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, मतलब मैं उसमें पहले ही उसमें कुछ वैल्यू डाल चुका हूँ, उसकी वैल्यू मैं उसमें डाल चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दूँगा एरे ऑफ n की वैल्यू कि भाई वापस से ये जो कॉल है ये कॉल मत लगाओ। मैं वापस से n के लिए n-1 और n-2 की कॉल नहीं लगाऊंगा। अगर वो पहले से मैं आंसर निकाल चुका हूँ तो उसी को रिटर्न कर दो।
अच्छा, ज़ीरो के केस में क्या होगा कि मेरा एरे ऑफ, यहाँ पे भी एरे ऑफ n में इक्वल टू n स्टोर कर लूँगा मैं, कि यहाँ पे जो एरे ऑफ ज़ीरो में मेरा ज़ीरो स्टोर कर लूँगा और मैं उसी को रिटर्न कर दूँगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। फ़ायदा ये कि अगली बारी मैं सबसे पहली बारी ज़ीरो में अगर जाता हूँ तो ज़ीरो से यहाँ पे ज़ीरो स्टोर हो जाएगा। अगली बारी मैं ज़ीरो में आता हूँ तो ज़ीरो में तो नहीं होगा, तो वन के केस में काम कर जाएगा। वन के केस में अगले मैं वन में आता हूँ तो वापस से वैल्यू सेट नहीं होगा, ये वन ही यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे रिटर्न लगा दिया, यहाँ पे रिटर्न लगा दिया। अभी यहाँ पे अगर मैं पहली बारी किसी को एक्सप्लोर करने आ रहा हूँ, उसका मैंने वैल्यू ये निकाला है, तो उसको मैं पहले स्टोर कर लूँ अपने डीपी में कि अगली बारी सेम ब्रांच में कॉल ना लगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ कि एरे ऑफ n में मेरी वैल्यू क्या है, ये मेरी वैल्यू है। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। तो अगली बारी मैं इसी को, हाँ, नाउ इट लुक्स गुड टू मी कि यहाँ पे मैं आया। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ देता हूँ। सबसे पहले मैं एक नंबर के साथ आया, लेट्स से वो 5 था, तो सबसे पहले मेरा 5 में जाएगा। मेरा चेक होगा एरे ऑफ 5 अभी 0 है क्योंकि पहली बार ही आया है, तो मैं आगे जाऊँगा। वो इस बेस केस में नहीं हिट होगा, अभी वो इस बेस केस में हिट होगा, वो यहाँ पे हिट होगा। तो सबसे पहला लाइन चलेगा, तो 5 से मेरी 4 की कॉल जाएगी, 4 से मेरी 3 की कॉल जाएगी, 2 की कॉल जाएगी, 1 की कॉल जाएगी। 1 से मैं एरे ऑफ 1 में 1 स्टोर करवा दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, फिर से वो एरे बना दूँ, तो 0 1 2 3 4 5 n+1। हाँ, तो यहाँ पे एरो ऑफ 1 में मैंने 1 स्टोर करवा लिया। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। एरो ऑफ 1 में मैंने 1 स्टोर करवा दिया, मैंने 1 को रिटर्न कर दिया। अभी ये मेरा n-2 की कॉल जाएगा, तो अभी 1 को कॉल गया था, अब 0 को कॉल जाएगा, 0 में 0 स्टोर हो जाएगा। तो अब ये मेरा वापस से हिट नहीं करने वाला क्योंकि मेरे यहाँ से रिटर्न हो जाएगा सारे एलिमेंट। 2 आ गया, अब मेरा 2 3 को मेरा एरो ऑफ 2 में आ जाएगा जो कि 0 ऑफ 1, ये मेरे को यहाँ से 0 रिटर्न करेगा, यहाँ से 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं एरे ऑफ 2 में जो भी मेरा रिटर्न होके आया है यहाँ से, उसको मैं स्टोर करवा लूँगा। मतलब यहाँ पे मैंने 1 स्टोर करवा लिया और मैंने 1 ही आगे भेज दिया। बहुत अच्छा। अच्छा, क्योंकि मैं पहली वैल्यू स्टोर करवा ले रहा हूँ, तो लेट्स से मेरे को वापस से मार्कर कहाँ पे मिलेगा, हाँ, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टोर करवा लिया है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही एरे ऑफ n अब मैं भेज सकता हूँ। तो मैंने उसी को, दोनों ही चलेगा, तो मैंने उस डायरेक्ट उसी को स्टोर करवा लिया, तो क्यों ना उसी को भेज दिया जाए। ठीक है, तो अब ये सही चलेगा शायद। एक बार इसको हम रन कर लेते हैं। ये मिटेगा कहाँ से? हाँ, कुछ गलती, क्या गलती होगी देख क्यों नहीं रहा? 21 लाइन में गलती होगी कुछ, एक मिनट। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अब मैंने कॉल लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज करना भूल गया। मैं अपना एरे सेम एरे ही पास कर दूंगा। एरे ऑफ 5 मेरा 5 के इक्वल आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। मैं इस कोड को उठा के ले आता हूँ, सॉरी। तो मैं सक्सेसफुली इस कोड को इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं सक्सेसफुली अभी क्या हो गया कि मेरा ऑफ n में रिड्यूस हो गया है कोड। मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है। मैं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n हो गया। तो ये मेरा मेमोराइजेशन है। टैबुलेशन में मैंने पिछले पेज में बताया था, ये मैंने रिकर्जन से किया। 99% केस में जहाँ पे रिकर्जन लगता है वहाँ उसको मेमोराइजेशन ही बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम शुरुआत ही करते हैं बड़ी वैल्यू को कॉल लगा के और हम नीचे जाते हैं, मतलब उसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे। अब मैं अगला इसका, अगर मैं टैबुलेशन बोलूँ, उसको मैं कोड नहीं करूँगा, मैं उसका टैबुलेशन को समझा देता हूँ कैसे होगा। न्यू पेज कर लेते हैं, हाँ, टैबुलेशन को समझा देता हूँ।
0 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे सेम अप्रोच होता है यहाँ पे, लेकिन बस वो आइटरेटिव चलेगा। जो मैंने अभी रिकर्जन के थ्रू किया, यहाँ पे वो फॉर लूप के थ्रू हो जाएगा। फॉर या कोई भी आपका लूप लगा के यहाँ पे आप लगा दोगे। आप चलोगे कहाँ से कि मैंने 0 और 1 जो मेरा बेस केस था उसके मैंने वैल्यू पहले ही बाहर ही सेट कर दूंगा कि एरो ऑफ 0 इक्वल टू 0, एरो ऑफ 1 इक्वल टू 1 मैं पहले ही स्टोर कर दूंगा। इसको स्टोर करने के बाद यहाँ पे मेरा 2 से चलेगा, इक्वल टू 5 तक चलेगा, आई प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर कर लूँगा अपना कि मैं सिमिलरली मैं यहाँ पे अपने प्रीवियस दो वैल्यू को 0 में आया, 0 1 स्टोर है, अभी मैं 2 में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना एरे ऑफ n को इक्वल कर दूंगा एरे ऑफ n माइनस 1 प्लस एरे ऑफ n माइनस 2 के इक्वल। यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो एरे ऑफ, अगर मैं 2 में आता हूँ तो मेरा एरे ऑफ 1 और 0 के इक्वल हो जाएगा। मैं 3 में आता हूँ, अभी यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम बॉटम अप्रोच कर ले। सबसे पहले हम सबसे छोटा एलिमेंट सॉल्व कर रहे हैं, 2 को सॉल्व किया, फिर 3 में गए, फिर 4 में गए, फिर 5 में गए। तो ये मेरा टेबुलेशन हुआ। टेबुलेशन दो चीज़ से आप देख सकते हो, पहला तो आइटरेटिव है, ये आइटरेटिव सॉल्यूशन हुआ। दूसरी बात, ये बॉटम अप हुआ, पहले छोटा एलिमेंट सॉल्व हो रहा है, फिर ये बड़े एलिमेंट के पास जा रहा है। अच्छा, इसको मैं कोड कर ही देता हूँ, तो काम करता हूँ, इसको भी एक बार कोड कर लिया जाए। तो इसको हम यहाँ पे फंक्शन को क्लियर कर देते हैं अब, क्योंकि आइटरेटिव है, रिकर्जन की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उसी मेन फंक्शन में हो जाएगा। बाहर हो गया था, तो एक हमको एरे की तो ज़रूरत पड़ेगी, इस लाइन को बस हटा देता हूँ, एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टोर कर लेते हैं। हम स्टोर क्या कर लेते हैं कि जो मेरा वहाँ पे बेस केस को मैं अलग से हैंडल कर रहा था, मैं इसको यहाँ पे पहले ही वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। तो मैं डिस्कस भी किया था कि एरे ऑफ 0 में 0 स्टोर कर दूँगा, एरे ऑफ 1 में अपनी वैल्यू 1 स्टोर कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आइटरेटिव सॉल्यूशन शुरू होगा, जो कि फॉर लूप लगेगा। इंट आई इक्वल टू, क्योंकि मैं 0 1 का काम कर चुका हूँ पहले, तो इसको मैं डायरेक्ट 2 से चलाऊँगा। आई इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू तक जाएगा, एन की वैल्यू भी स्टोर करनी है मेरे को, एन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपने वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ मैं कि एरे ऑफ आई में जो है मेरा वैल्यू, वो मेरा स्टोर होगा एरे ऑफ आई माइनस 1 में जो वैल्यू है, प्लस एरे ऑफ आई माइनस 2 में जो वैल्यू है। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले 5 साइज़ के एरे बन गया। कलर कहाँ से चेंज होगा, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आते ही मैंने 0 में 0 स्टोर कर दिया, 1 में 1 स्टोर कर दिया। मेरा फॉर लूप यहाँ से 5 तक जा रहा है। तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ 1 प्लस 0। और ये पहले बता दिया, फ्लो ऑफ डायरेक्शन देखना। फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले 0 सॉल्व हो रहा है, वो एंड तक जा रहा है, ये टेबुलेशन में होता है। फिर बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। तो 0 सॉल्व हो गया, 1 सॉल्व हो गया, 2 से शुरू हुआ। एरो ऑफ 2 में क्या वैल्यू आ रहा है, 1 प्लस 0 1। एरो ऑफ 3 में क्या वैल्यू आ रहा है, 2 प्लस एरो ऑफ 2 प्लस एरो ऑफ 1, मतलब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। तो एरो ऑफ 5 में मेरा 5 स्टोर हो गया जब मैं चाहता हूँ। तो एरो ऑफ 5 में अगर मेरा 5 स्टोर हो गया, तो नाउ आई कैन डायरेक्टली यहाँ से मैं अपना सिस्टम डॉट, अगर मैं एरो ऑफ एन की काम कर चुका हूँ, और मेरा डायरेक्ट एरो ऑफ एन में जो वैल्यू पड़ा है, एरो ऑफ एन में जो मेरी वैल्यू पड़ी है, एरो ऑफ आखिरी इंडेक्स में, वो मेरा आंसर है। तो आई होप ये चलेगा, मिटा दिया जाए सबको। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं अगर चल जाए तो। हाँ, तो एरो ऑफ 5 की वैल्यू मेरी 5 आ गई, जो कि एक्सपेक्टेड है। इस कोड को भी ले चलते हैं। ऐड टू करंट पेज। तो मेरा टेबुलेशन हो गया। यहाँ पे मैंने बॉटम अप्रोच लगाया और अपने वैल्यू हम स्टोर करते हुए चले गए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ है वो नोटिस करने के लिए। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। हाँ,
यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करना कि जब मैं एरे ऑफ 3 निकालने गया था तो मेरे को किन दो की ज़रूरत थी, मेरे को सिर्फ एरे ऑफ 2 की ज़रूरत थी और एरे ऑफ 1 की ज़रूरत थी। जब मैं एरे ऑफ 2 निकालने गया था मेरे को 1 की ज़रूरत थी और 0 की ज़रूरत थी। अच्छा, अभी मैं जब एरे ऑफ 5 निकालने गया हूँ तो मेरे को एरो ऑफ 4 की ज़रूरत है और मेरे को एरो ऑफ 3 की ज़रूरत है। पर क्या एरो ऑफ 2 में, एरो ऑफ 1 में, एरो ऑफ 0 में क्या स्टोर है, मेरे को उसकी ज़रूरत है? मेरे को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 3 एलिमेंट है जो मेरे एरो ऑफ 5 के वक्त काम ही नहीं दे रहे, मेरे को एरो ऑफ 5 निकालने के लिए एरो ऑफ 2 की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को 4 और 3 से काम चल जाएगा। 3 निकालते वक्त उसकी ज़रूरत है। तो फिर जब मेरे को कोई एक एलिमेंट में निकालने जा रहा हूँ मेरे को उसमें पूरे एरे की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को सिर्फ उसके प्रीवियस 2 इंडेक्स की ज़रूरत है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये ऑफ एन की अप्रोच तो हो गई मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस में, पर मेरा स्पेस भी ये ऑफ एन ले रही है, ऑफ एन का स्पेस ले रही है। पर मेरे को ऑफ एन की स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको कॉन्स्टेंट टाइम में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जब मैं एक एलिमेंट निकालने जा रहा हूँ मेरे को उसके प्रीवियस 2 एलिमेंट ही चाहिए। अगर मैं उसके प्रीवियस 2 एलिमेंट स्टोर कर लेता हूँ 2 वेरिएबल में और मैं उन 2 वेरिएबल को चेंज करते रहूँगा अकॉर्डिंगली, कि जब मैं 1 का वैल्यू जा रहा हूँ तो वो प्रीवियस 2 एलिमेंट मेरे 1 और 0 का स्टोर करेगा। पर मैं जैसे ही लूप से निकल रहा हूँ मैं उस समय इन दोनों को चेंज कर दूँ कि जब मैं अगली बार एरो ऑफ 2 निकालने जाऊँ तो मेरा प्रीवियस को मैं 1 बना दूँ कि इसमें 1 का वैल्यू है और इसमें 0 का वैल्यू है। 3 के वक्त इसमें 2 का वैल्यू हो, इसमें 1 का वैल्यू हो, तो मेरा 2 एलिमेंट से ही काम चल जाएगा। ये कॉन्स्टेंट टाइम में हो सकता है, तो हो सकता है, तो करते हैं। चलो इसको बड़ा करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए होगा, एक चाहिए होगा जो प्रीवियस वैल्यू होगा, एक चाहिए होगा जो सेकेंड प्रीवियस वैल्यू होगा। ठीक है। अच्छा, अभी इस एरो ऑफ 0 जब मैं, अब मेरा फॉर लूप चल रहा है एरो ऑफ 2 से, तो एरो ऑफ 2 के लिए प्रीवियस वैल्यू क्या होगी? एरो ऑफ 1। पर अभी एरो तो है ही नहीं मेरे पास, तो मेरा जो प्रीवियस वैल्यू है वो मेरा 1 के इक्वल है। एक मिनट। और जो मेरा सेकंड प्रीवियस वैल्यू है यहाँ पे, सेकंड प्रीवियस वैल्यू है वो मेरा है 0 2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एरे की जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दिया जाए। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक अपना, ये मेरा आंसर, मेरा जो आंसर होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो मेरा प्रीवियस प्लस सेकंड प्रीवियस की वैल्यू में डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं 2 के लिए आ रहा हूँ तो 2 में पहले ही प्रीवियस में 1 की वैल्यू तो है और सेकंड प्रीवियस में 0 की वैल्यू है, तो 2 के लिए तो अच्छे से काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। जब मैं 3 के लिए आ रहा हूँ तो उस समय भी मेरे प्रीवियस में 1 की वैल्यू होगी और सेकंड प्रीवियस में 0 की वैल्यू होगी। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 में मेरी 2 की वैल्यू आ जाए। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लूँ। मैं यहाँ पे फॉर लूप में निकलने से पहले मैं अपने प्रीवियस में नेक्स्ट के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो n+1 के लिए प्रीवियस क्या होगा? n। आंसर +1 के लिए, i+1 के लिए प्रीवियस क्या होगा? आंसर। आंसर +1 वाले जब मैं एलिमेंट आऊँगा तो उसके लिए मैं प्रीवियस में डाल दूंगा आंसर। और ये चीज़ करने के पहले, इसकी वैल्यू चले जाए उसके पहले, और क्या मैं चाहता हूँ कि अब मेरा प्रीवियस में तो 2 आ गया, तो मेरा सेकंड प्रीवियस में अभी भी 0 है, तो उसमें मेरे को 1 चाहिए। जो मेरा प्रीवियस में था वो मेरा सेकंड प्रीवियस बन जाएगा और जो मेरा करंट एलिमेंट है वो मेरा प्रीवियस बन जाएगा। सिंपल है कि अगर 3 ब्लॉक है, 4 मान लीजिए, ठीक है, इसके लिए ये प्रीवियस है और ये सेकंड प्रीवियस है, पर इसके लिए प्रीवियस क्या है? इसके लिए ये प्रीवियस है और इसके लिए सेकंड प्रीवियस ये है। तो मतलब जो अभी प्रीवियस था वो सेकंड प्रीवियस बन जाएगा, जो अभी प्रीवियस था वो मेरा सेकंड प्रीवियस बन जाएगा, सेकंड प्रीवियस मेरा प्रीवियस बन जाएगा। और जो मेरा करंट एलिमेंट है, जो मेरा आई है, जो मेरा आंसर है वो मेरा प्रीवियस बन जाएगा अगले वाले के लिए। ठीक है, यहाँ तक मेरे को सही लग रहा है। अच्छा, आखिर मेरा आंसर किस में पड़ा होगा? मेरे ऑफ एन का आंसर किस में पड़ा होगा? मैं जाते वक्त अपने आंसर की वैल्यू मैंने अपने प्रीवियस में डाल दिया था। तो मेरे एरे ऑफ 5 की जब मैंने वैल्यू निकाली 4 और 3 को ऐड करके, तो मैंने सेकंड प्रीवियस को तो 3 बना दिया और मैंने सेकंड प्रीवियस को 4 बना दिया और मैंने प्रीवियस को 5 के इक्वल कर दिया था। तो जाने से पहले मैं यहाँ पे अपना प्रीवियस का वैल्यू अगर प्रिंट करवा दूँ तो मेरे ख्याल से ये चलना चाहिए। सबको क्लीन कर देता हूँ।
लेट्स सी, कहीं पे दिक्कत ना हो तो। हाँ, तो एरो ऑफ 5 का 5 वैल्यू आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है। 5 की जगह हम थोड़ा सा इस तरफ करके एरो ऑफ 4 के लिए चला देते हैं। 4 के लिए 3 आ रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है, मतलब आंसर सही है। इसको हम उठा के वहाँ पे ले जाते हैं। ले यार उठा ले। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, टेबुलेशन वाले में। मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, एंड तक जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एंड से शुरू नहीं कर सकता। मैं डायरेक्ट 5 के लिए 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकता। उसके लिए 4 की वैल्यू और 3 की वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं उसी अप्रोच में जा रहा हूँ, बस मैंने स्पेस ही हटा दिया। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल से, दो वेरिएबल मतलब कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल से मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल लेके कॉन्स्टेंट टाइम में अपना सॉल्यूशन कर पाया हूँ, जो कि O ऑफ n में आएगा। तो सबसे पहले मैंने अपना प्रीवियस की वैल्यू रख ली है। अभी मैं जब 3 की निकालने जा रहा हूँ तो उस समय मैं 2 और 1 से अपना आंसर निकाल ले रहा हूँ। तो आई होप कि ये सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। ये कर दिया तो बहुत बढ़िया। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। आधे घंटे की ओह, बैटरी भी ठीक है, आधे घंटे का हो भी गया, बैटरी भी जा रही है। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय।